हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज, वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी डूइंग द वीआईपी सेशन ऑफ द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब जो आपका सेकेंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसमें से हम 10 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 कैटेगरीज, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। ये वो क्वेश्चंस है जो थोड़े से मैं कहूंगी टफर साइड पे है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो इतनी बार पीवाईक्यूज में पूछे हैं कि आपको रट जाने चाहिए बाय द टाइम यू कम टू द बोर्ड एग्जाम्स। तो in conclusion, this session is super important for you। 15 मिनट का सेशन होगा, आपको मुझे 15 मिनट देने होंगे एंड इन रिटर्न आई प्रॉमिस कि इन दोस 15 मिनट्स आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। मेक श्योर कि आप आंसर्स जो भी मैं कर रही हूँ वीडियो को पॉज करो या साथ ही साथ मुझे चैट बॉक्स में आंसर देते रहो। चलो शुरू करते हैं चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Now guys, चैप्टर शुरू करने से पहले लेट्स गो डू सम मोटिवेशन। याद रखना, सक्सेस डजंट कम लाइक लड्डूज ऑन योर प्लेट, है ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए लिटरली खुद किचन में जाके, मम्मी नहीं कर सकती आपके लिए ना, खुद किचन में जाके सारा सामान डाल के फिर लड्डू खुद बनाने पड़ते हैं। वो लड्डू है सक्सेस। वो लड्डू सक्सेस नहीं है जो मम्मी देती है, समझे। तो इसलिए मेहनत करना चालू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो। मैंने इसमें कभी वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर पढ़ाई करने का मन नहीं करता, सिर्फ 5 मिनट, मतलब समझ लो, आप सोचो कि यार बिल्कुल मन नहीं करा, आप सोचो सिर्फ 5 मिनट में एसएसटी पढ़ूंगा बस, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो 5 मिनट 10, 15 और 20 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बस शुरुआत करनी है। ऑलराइट, नाउ लेट अस बिगिन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ जल्दी से अगर हम इसको रिवाइज कर ले इस पूरे चैप्टर को, तो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि कैसे सेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे डेवलपिंग से जब कंट्रीज डेवलप्ड होने लगते हैं तो टर्शियरी सेक्टर का बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होने लगता है टू द जीडीपी। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इवन तो कंट्रीब्यूशन बड़ा है टर्शियरी सेक्टर का, पर एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा देता है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। फिर उसके बाद, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देन वी लुक दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसको आप बोलते हो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, राइट, ये वाला छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाँ, फिर हमने देखा कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ हु ओनरशिप हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं एक्टिविटीज को इनटू पब्लिक और प्राइवेट। एंड फाइनली हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और कंडीशंस ऑफ वर्क किसमें डिवाइड कर सकते हैं? चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से। We can divide services into organized and unorganized, है ना। इन जनरल इन सब के बारे में ये चैप्टर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो एक्टिविटी से पैसा आता है इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी चलती है, उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, और उसके कुछ पहलू हमने इस चैप्टर में पढ़े। चैप्टर आसान है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। इससे 5 मार्कर आने की ज्यादा संभावना है। इससे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने की भी ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो इसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू नो कि सैटरडे को वी आर गोइंग टू बी डूइंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डेवलपमेंट, उसके लिए जरूर आ जाना। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी हम वो करेंगे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विच इज अ मिक्स ऑफ नॉर्मल क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। चलो, let us start. The first question is, why is NREGA called the right to work? Explain the objectives of National Rural Employment Guarantee Act 2005. तो आप कहोगे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट was when it was introduced as right to work because it guarantees 100 days of work, and if work is not provided it guarantees a work allowance and a employment allowance। मतलब अगर आपको काम नहीं भी दे पाई सरकार तो 100 दिन के काम का पैसा आपको जरूर दे दिया जाएगा। Every state in India has a potential for increasing the income and employment in that area। इसीलिए सरकार ने नरेगा जो है 2005 में लॉन्च किया था।
to implement the right to work in 200 districts of India, 100 days of employment in a year, and as I said कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट देने में, तो इट ऑफर्स एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एंड किस टाइप का काम होता है नरेगा में? ऐसा काम होता है दैट विल इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। मतलब लेट्स से कि नरेगा में पैसे डालने ही है सरकार को, तो वो लोगों से ऐसे काम कराते हैं कि कैनाल्स बनवा देगी, डैम बनवा देगी, इस टाइप के काम कराएगी जिससे इरिगेशन बढ़े और लोगों का जो लैंड से प्रोडक्शन हो वो बढ़े, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। क्लियर? Alright, let's move on to the next question. Explain the reasons for the rising importance of the tertiary sector in India. One of the most important questions from this chapter. तो इसके आपके 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताते रहो। बेसिक सर्विसेज, आप कहोगे कि जैसे ही कंट्रीज डेवलप होने लगती है, सिटीजन्स एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज, जैसे रोड्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ सर्विसेज हो गए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, है ना। हेल्थ केयर हो गया, राइट। दूसरा है ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, कि जब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर किसी भी देश में बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो इट विल रिक्वायर टर्शियरी सेक्टर, इट सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये भी तो बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए भी बढ़ा है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तीसरा है राइज इन इनकम लेवल। आप कहोगे जो देश की मिडिल क्लास है उनके इनकम लेवल्स बढ़ गए, जिसकी वजह से लोग अब ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स करने लगे, दे स्टार्टेड अवेलिंग सर्विसेज, जैसे टूरिज्म हो गया, लोगों को घूमने का शौक है, बाहर खाना खाने का शौक है ना, ईटिंग आउट, सो दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ सर्विसेज देयर डिमांड हैज आल्सो इंक्रीज्ड। फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इमर्जेंस ऑफ न्यू स्किल्स एंड सर्विसेज। तो आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन के वजह से नए नए सर्विसेज आए हैं, जैसे आईटी, कम्युनिकेशन, दैट हैज ग्रोन इन इंपॉर्टेंस एंड मेड टर्शियरी सेक्टर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, ठीक है। राइज इन इंफॉर्मेशन, आईटी के बारे में भी बता सकते हो। क्लियर? चलो अब हम लोग आते हैं मैच द फॉलोइंग। अगेन एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर से 1 मार्कर भी आता है, 2 मार्कर या 3 मार्कर में से एक आता है, एंड 5 मार्कर भी आता है, या फिर केस स्टडी आता है। तो इट्स अ चैप्टर दैट हैज, आई वुड से आउट ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू पब्लिक सेक्टर। जल्दी से, आई एम श्योर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता रहे हो। पब्लिक सेक्टर होता है प्रोवाइड्स यूजफुल सर्विसेज फॉर अदर सेक्टर्स। नहीं, दिस प्रोड्यूसेस, नहीं, हाँ, 1D कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइमरी सेक्टर होता है जो नेचुरल रिसोर्स चलाती है, तो 2C हो गया। सेकेंडरी सेक्टर होता है दैट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू अ प्रोसेस्ड गुड टू अ फिनिश्ड गुड प्रोसेसिंग के थ्रू, तो आपका 3A हो गया। एंड 4 बाकी सेक्टर्स को हेल्प करता है, 4B हो गया। तो द आंसर इज DCAB, ऑप्शन नंबर A है। डी है ना, सही तो किया मैंने? आई थिंक ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन इज ए। ऑलराइट, अब हम लोग आते हैं लाइक काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस बट नॉट रियली। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो घुमा सकते हैं, गलती से आप गलत जवाब लिख सकते हो, बट टफ नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पर अब ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप सोचोगे यार ये तो हमने डायरेक्टली ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर है बड़ा आसान। यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्क लिखा है, आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है। तो पहले आप ये देखो, परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल, ज्यादातर 50% लोग कहाँ काम कर रहे हैं? इन स्मॉल वर्कशॉप्स, यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। आप ये कहाँ पढ़ते हो? गवर्नमेंट की बात कहाँ आती है? या तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है या पब्लिक प्राइवेट में आती है, पर यहाँ रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो मोस्टली दिस इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओन शॉप्स, ऑफिसेज, क्लिनिक्स एंड मार्केट प्लेसेज विद फॉर्मल लाइसेंस, तो भैया ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना।
अच्छा, इसको और आपको वेरीफाई करना है तो भैया वेरिफिकेशन टेबल में यहाँ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम परसेंटेज, कम प्रतिशत लोग काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा प्रतिशत लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब हम आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर डायरेक्टली बुक से आपको प्रश्न नहीं किया जा रहा, आपको एक रियल लाइफ सिनारियो दिया जा रहा है और आपको आंसर बताना है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी दैट यू हैव रेड इन द चैप्टर। अच्छा गाइज, एक चीज मैं बताना भूल गई, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x में भी देख सकते हो। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जान के थोड़ा स्लो जा रही हूँ आज, जिससे जिन बच्चों को समझ भी नहीं आता वो भी समझ पाए। ठीक है, रमेश owns a medical shop. He managed the shop with the help of his assistant. अपना शॉप को वो अपने असिस्टेंट के हेल्प से मैनेज कर लेता है, काम चला लेता है। अब उसका बेटा है मनीष, उसने अपनी पढ़ाई खत्म की है, पढ़ाई के बाद कॉलेज के बाद वो भी अपने पापा की दुकान पे लग जाएगा। रमेश एंड महेश जो है वो असिस्टेंट के, पहले असिस्टेंट के साथ भी रमेश चला लेता था, अब महेश आ गया तो उसके साथ तीनों जो है शॉप को चला रहे हैं। तो या महेश क्या है? क्या वो अनएम्प्लॉयड है? नहीं, काम तो कर रहा है, अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, बेरोजगार नहीं है, काम कर रहा है अपने पिताजी की शॉप में। क्या वो ओवर एम्प्लॉयड है? ये भी हम नहीं कहेंगे, ऐसा तो है नहीं उसे ज्यादा काम दे रखा है, ही इज नॉट ओवर एम्प्लॉयड। वो एम्प्लॉयड है, हाँ ये तो सही है, ही इज एम्प्लॉयड, है ना, ये भी सही है। अंडर एम्प्लॉयड, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ महेश को हटा ले, महेश को एलियंस आके स्पेसशिप में ले जाएं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी जैसे शॉप चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इसका मतलब कि वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है, वो अंडर एम्प्लॉयड है, ही इज अंडर एम्प्लॉयड। क्लियर? थम्स अप दे दो वीडियो को अगर क्लियर है तो, जल्दी से थम्स अप दे दो, है ना। कुछ बच्चे नए होंगे, गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड वी वुड लव फॉर यू टू थिंक ऑफ सुरभि मैम as your best SST टीचर, है ना। SST मतलब सुरभि मैम होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। असर्शन रीजनिंग, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे और पता करेंगे कि इज इट ट्रू और फॉल्स। द सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोर इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, कि सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ट्रू है, सही बात है। एज इनकम लेवल डिक्रीजेज, certain section of people start demanding many more services like private schools and hospitals, eating outlet, tourism, etc. यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। As income level decreases की जगह होना चाहिए था increases, तो ये एक false statement है। जब हमारे पैसे बढ़ते हैं तभी तो हम डिमांड करते हैं, बस पैसे कम होते हैं तो बेटा हम बस दाल रोटी के लिए तरस रहे होते हैं। पैसे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूल भी हो बच्चों के लिए, प्राइवेट बैग्स भी, बैग्स तो प्राइवेट ही होते हैं, मतलब समझ जाओ, है ना, गुची हो हमारे पास, राइट। तो ट्रू, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यहाँ लिखा नहीं है ऑप्शन, आंसर सी ऑप्शन है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्लियर? यस, एक सेकेंड दो। All right. Why didn't shift out of primary sector happen in case of employment, although there is a change in the share of the three sectors in GDP? तो आप यहाँ लिखोगे कि हाँ, फर्स्ट पॉइंट यही होगा आपका कि इवन दो इंडस्ट्रियल इनपुट जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है, दोनों में ही सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बढ़ा है। बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूट अ ह्यूज मार्जिन टू द जीडीपी, बट प्राइमरी सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स हैज नॉट increased in secondary sector and tertiary sector, है ना। इवन दो इंपॉर्टेंस बड़ी है बट इक्वली जॉब्स जो है वो नहीं बने हैं टर्शियरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में। दूसरा चीज आप बोल सकते हो कि जो एग्रीकल्चर है इट इज अ फैमिली ऑक्यूपेशन, ठीक है, विद वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपके माँ बाप का लैंड है, आप उस पर जो है आराम से खेती बाड़ी कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, ना पैसों की ना पढ़ाई की। इसीलिए भी ज्यादातर लोग विदाउट एनी अदर अपॉर्चुनिटी
विदाउट एनी अदर ऑप्शन फॉल बैक ऑन एग्रीकल्चर। ये वाला मैं आपको बोनस पॉइंट दे रही हूँ, अगर ये गलती से ज्यादा मार्क्स का आ जाए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर? अब हम लोग आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, जो डिफिकल्ट नहीं है बट कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, Why is the tertiary sector becoming so important in India? ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट देखना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द बेसिक सर्विसेज, हाँ ट्रू, इसके वजह से सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये भी सही है। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो टर्शियरी सेक्टर जरूर बढ़ेगा। इन इंडिया मैक्सिमम पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट्स व्हाई दिस सेक्टर डोमिनेट्स। ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ प्राइमरी सेक्टर है। अब प्राइमरी सेक्टर पे लोग डिपेंडेंट है, इसे टर्शियरी सेक्टर का क्या लेना देना है ना, तो ये जो है ये गलत है। इट इज नॉट द रीजन व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट, इट इज ट्रू बट रीजन नहीं है ये। एज इनकम लेवल इंक्रीज पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज, ये भी सच बात है, ट्रू। Over the past decade or so, certain new services such as IT has become important. ये भी सही है, तो भैया सभी सही है, बस एक गलत है, डी। A B C नहीं, A B D E ये है सही, ऐसे लिख दिया करो पेपर में, फिर ढूंढा करो। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? हो रहे हैं क्वेश्चंस गाइज? अगर हो रहे हैं तो अपना पीठ थपाओ, क्योंकि यही क्वेश्चन शुरू में आपसे नहीं हो रहे थे। ठीक है, ऑलराइट, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी बहुत सारी सीरीज आएगी, स्प्रिंट सीरीज भी आएगी, पता नहीं क्या क्या सीरीज आएंगी। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल। समाज में काफी चीजों की जरूरत होती है। हाँ भाई, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन एज टू हु कैन प्रोवाइड देम एट अ रीजनेबल कॉस्ट, द प्राइवेट और द पब्लिक सेक्टर एंड व्हाई। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको घुमा दे रहा है, पर आपको कीवर्ड्स जो है आपको टिक करने हैं। कीवर्ड्स क्या है? पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, और पूछा गया है कि कुछ ऐसी सर्विसेज है जो रीजनेबल कॉस्ट पे एक ही प्रोवाइड कर सकता है। तो आपको क्या लिखना है कि हाँ, देयर आर मेनी थिंग्स इन सोसाइटी, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, इरिगेशन, हेल्थ, बेसिक हेल्थ एजुकेशन, ये सर्विसेज ऐसी है दैट कैन बी प्रोवाइडेड एट अ रीजनेबल कॉस्ट ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर। Why not the private sector? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फोकसेस ओनली ऑन प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो सबसे पहले आप अपना पॉइंट दोगे प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट वर्सेस वेलफेयर। आप कहोगे कि कुछ सर्विसेज इसीलिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर पाती है क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोचती है, वो ये नहीं सोचती प्रॉफिट कैसे बनाऊं एज कंपेयर टू प्रॉफिट, है ना। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसे होती है इन विच द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। क्योंकि क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइवेट सेक्टर इरिगेशन फैसिलिटी दे या फिर इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली देना शुरू कर दे तो उसका कॉस्ट बहुत हाई, या रेलवे लाइन लगाए तो कॉस्ट बहुत हाई करना पड़ेगा क्योंकि उसमें इनपुट्स, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, तो इतना हाई कॉस्ट पे कोई खरीद नहीं पाएगा वो सामान। तो इसीलिए भी पब्लिक सेक्टर जो है कुछ कुछ सर्विसेज और कुछ कुछ गुड्स और कुछ कुछ एरियाज में घुसती है सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो। तो क्या लिखोगे? अर्न प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। काफी सारी सर्विसेज ऐसी होती है जहां पर प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट पे आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर हाई रेट चार्ज करेगा, प्राइवेट सेक्टर इतने, अच्छा अनदर थिंग इज बहुत मुश्किल है, ऐसे लेट्स से लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, अब सरकार नहीं प्रोवाइड करेगी तो बेटा हम सब अपना अपना सिक्योरिटी गार्ड तो रख नहीं सकते। तो सरकार, इट इज अ गुड थिंग कि देयर इज अ पब्लिक सेक्टर, सरकार हु कैन प्रोवाइड अस विद दीज फैसिलिटीज। इतने सारे लोगों से पैसा लेना, टैक्स लेना, ये एक बहुत भारी भरकम काम है जो गवर्नमेंट ही कर सकता है, राइट। सो यू कैन टॉक अबाउट दैट। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस में से 6 या 6+ क्वेश्चंस कर पाए हो आज, देन आई विल पुट यू इन अ कैटेगरी कि आपने चैप्टर अच्छी तरह कर लिया है। अगर 6 से कम कर पाए हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल से कि चैप्टर को थोड़ा और पढ़ो और थोड़ा और समझो और थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।
ठीक है। पब्लिक सेक्टर कैसे जो है आपको कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? सबसे पहले क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप रोड्स की बात करो, फ्लाईओवर्स की बात करो, इंडस्ट्रीज की बात करो, उसमें जो है पब्लिक सेक्टर एक अच्छे कॉस्ट पे वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए सब बनाता है। जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज अल्टीमेटली, या फाइनेंशियल तो बेकार, ये थोड़ा अजीब सा टर्म है, बट सरकार या फिर होना चाहिए यहाँ पर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। सरकार जो है इट एंश्योर्स कि आपके पास एजुकेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, स्किल सेंटर्स हो, ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तीसरा, कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एज आई टोल्ड यू हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे बस सर्विस हो गई, इरीगेशन हो गया, एंड प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट थ्रू स्मॉल मेजर्स, जैसे आपको चीप क्रेडिट दे देगी सरकार, जैसे आप अपना बिजनेस खोल पाओ, ऐसी स्कीम्स निकालेगी सो दैट, जैसे नरेगा, टू एंश्योर कि एम्प्लॉयमेंट हो लोगों के पास, राइट। सो दीज आर थिंग्स दैट द पब्लिक सेक्टर कैन डू। So guys, these are the 10 very important questions from the chapter sectors of Indian economy. याद रखना कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते रहो तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास ये ग्राफ है जो आपकी बुक में भी है, और आपको बताना है व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-2014। तो जीडीपी ऑफ इंडिया यहाँ है, ठीक है, तो आपको बताना है कितना है। The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of. Which of the following is also known as disguised employment? So guys, that is it. That is all for today's session. If you want, you can also message me on surabhi_nerdalert. आज के सेशन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। That's it. Do not forget to give a thumbs up. सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। हमारे फैमिली में आओ और हम आपको पढ़ाई कराएंगे सरकार की तरह। And share this video with your friends. Bye bye.